एवरीवन हियर लेट्स स्टार्ट। हमने क्या कर लिया था? हमने चैप्टर 1 डन, चैप्टर 1 का रिवीजन डन, चैप्टर 2 डन, चैप्टर 2 का रिवीजन भी डन, चैप्टर 3 के हमने फर्स्ट 3 ऑडिट्स भी डन। अब हम चैप्टर 3 के कोर एस्पेक्ट पे हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिट। अब हम इंटरनल ऑडिट अच्छे से करेंगे एंड दैट इज इट। चैप्टर 3 भी आज हमारा हो जाएगा डन, हाफ ऑफ द कोर्स डन। फिर हम 4, 5 और 6 की तरफ चलेंगे और उसके बाद में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है एक टेस्ट 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 में हम कुछ ऐसी चीज दूंगा इस बार कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए यहां पे इंटरनल ऑडिट, सब लोग यहां पे पेज नंबर 3.4 थर्ड चैप्टर का फोर्थ पेज। ओके, सब लोग यहां थर्ड चैप्टर का फोर्थ पेज, राइट? उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग विथ कि इंटरनल ऑडिट आखिर होता क्या है। देखिए सुनिए, जनरली एक बात को समझिए, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक मेजर डिफरेंस ये समझिए। इंटरनल ऑडिट हम हमारे इंटरनल पर्पस के लिए करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी है हम पे। स्टैट्यूटरी ऑडिट कराएं या नहीं कराएं ये ऑप्शनल है क्या? नहीं, ये हमें करवाना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शनल नहीं है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा और हमारे बुक्स को चेक करेगा। उसके पहले हम चाहते हैं कि हम खुद भी एक बार बुक्स को चेक कर लेना, राइट? आप लोगों ने 10th के एग्जाम्स दिए होंगे। 10th के एग्जाम्स में कैसा होता है, हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, वो तो हम खुद के स्कूल में देते हैं जस्ट टू एनालाइज कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। देन कम्स एट द एंड बोर्ड्स। बोर्ड्स में हमारी एक्चुअली परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कोई आउटसाइडर। सिमिलर कंसेप्ट है, बोर्ड्स को समझ लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और जो हम खुद चेक करते हैं दैट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? वो अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे से चेक करता है, टाइम टू टाइम। वो आपको सजेस्ट भी करता है आपको क्या चीजें करने की जरूरत है ताकि 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 आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सके। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो आता है, आपका पूरा बिजनेस देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं, इंटरनल कंट्रोल सही है नहीं, और आपको बस अपना ओपिनियन देकर चले जाता है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर जब आता है वो आपकी सब चीजों को चेक करता है, उसके बाद में उसमें करेक्शंस करता है, फिर आखिरी में उसके इंप्रूवमेंट्स करता है और आपको सजेस्ट करके जाता है कि आपको ये चीजें करनी है ताकि आपका बिजनेस और ग्रो कर सके। ये मेजर डिफरेंस है इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में। अब हम शुरू कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट आखिर करता क्या है? सबसे पहले देखिए इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट, सबसे पहले यहां तक ही इंटरनल ऑडिट व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस। ठीक है, अश्योरेंस फॉर व्हाट? देखिए, अश्योरेंस दैट इंटरनल कंट्रोल आर इन प्लेस एंड आर एडिक्वेट। सही, तो अश्योरेंस करता है पहली इस चीज का कि इंटरनल कंट्रोल्स, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं दे आर एडिक्वेट। सबसे पहली चीज इंटरनल ऑडिट क्या चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स हैं और वो कैसे हैं, वो एडिक्वेट हैं। उसके बाद देखिए एडिक्वेट टू मिटिगेट द रिस्क। उसके बाद गवर्नेंस प्रोसेस आर इफेक्टिव। इंटरनल कंट्रोल्स हैं और एडिक्वेट हैं। उसके बाद गवर्नेंस प्रोसेस है और वो कैसा है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है। गवर्नेंस प्रोसेस क्या होता है वैसे? गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस मींस टू मैनेज, बेस्ट तरीके से मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, ये गवर्नेंस है। तो हमारा जो मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है ना, गवर्नेंस प्रोसेस, वो इफेक्टिव है या नहीं, ये भी इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। उसके बाद में आप देखेंगे लास्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और नॉट। तो लास्ट थर्ड में इंटरनल ऑडिटर ही देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर मेट और नॉट। आर यू गेटिंग इट? वेरी स्ट्रेट। एक इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? एक इंटरनल ऑडिटर श्योर करता है तीन चीजें। फर्स्ट,
कि इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट है या नहीं, सेकंड कि जो गवर्नेंस का प्रोसेस है वो इफेक्टिव है या नहीं, थर्ड कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल हम एक्चुअली मेट कर पा रहे हैं या नहीं। ये तीन चीजें चेक करता है इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के अंदर। याद करने के लिए IGG गोल्स, गोल्स इज द कीवर्ड ना, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द कीवर्ड। IGG एक इंटरनल ऑडिटर अश्योरेंस देता है तीन चीजों का, IGG, I फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, G फॉर गवर्नेंस प्रोसेस एंड द अदर G फॉर गोल्स, कि हमारे गोल्स मेट हो रहे हैं या नहीं। ये काम करता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है अगर आ गया, तो इंटरनल ऑडिट provides assurance that internal controls are adequate, governance processes are effective and adequate, and organization goals are met or not. ये करता है internal audit. Very straight, right? हमने सिर्फ अभी इतना से देखा कि internal audit की definition क्या होती है, ये basically आखिर करता क्या है। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा nature of internal audit। सब लोग यहाँ पे आ जाइए एक बार, nature of internal audit आखिर होता क्या है, सब लोग ध्यान से। चार चीजें हैं नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट में। नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट इज अ मैनेजमेंट टूल। मैनेजमेंट टूल मतलब, सर मैनेजमेंट टूल मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट टूल मींस अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो भी मैं इंटरनल ऑडिट करवाता हूं, और मैं इसलिए करवाता हूं कि मैं मैनेजमेंट के लिए करवा रहा हूं कि सब चीजें अच्छे से हो रही हो नहीं या नहीं हो रही है। मैनेजमेंट को पता तो होना चाहिए कि मैंने तो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा दिए, वो इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, ये तो इंटरनल ऑडिटर आके चेक करता है ना। तो इट इज अ मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट टूल फर्स्ट। सेकेंड, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज बोले तो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया डन, इंटरनल ऑडिट आपको हमेशा करते रहना होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। थर्ड, अ कंट्रोल सिस्टम। अरे हमारा जो पूरा मैकेनिज्म हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत चीजों के लिए मैकेनिज्म होता है, ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, एक मैकेनिज्म है, वो पूरा मैकेनिज्म प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम उस मैकेनिज्म को पूरा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, अ कंट्रोल सिस्टम। एंड फोर्थ पॉइंट, अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। आई नीड टू मेक श्योर ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई एकदम से रिस्क तो नहीं चल रही है, या जो भी रिस्क चल रही है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड है या नहीं। इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। याद रखना है सबको ध्यान से। यहां पे चार पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट में। इट इज अ मैनेजमेंट टूल, सेकेंड कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, थर्ड कंट्रोल एक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, एंड फोर्थ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल। मेमोरी टेक्निक है नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट की, मिस्टर चार्ली चैपलिन। याद रहेगा, मिस्टर चार्ली चैपलिन, मिस्टर चार्ली चैपलिन, मिस्टर चार्ली चैपलिन, मिस्टर चार्ली चैपलिन। M for management tool, R for risk management tool, one C for continuous exercise, another C is for control mechanism, control system, right? Nature of internal audit, Mr. Charlie Chaplin. दो क्वेश्चंस हुए, प्लीज पेन इट डाउन। मेमोरी टेक्निक करके लिख दीजिएगा वहां पे नेचर के पास में, मिस्टर चार्ली चैपलिन। डन? लिख रहे हैं क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिए। इज दैट डन? राइट, चलिए सबने कर लिया है, सबने कर लिया ना? सब लोग यहां पे आइए। नेक्स्ट जो आपके सामने है दैट इज स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें एट द एंड समझिए इसको ऐसे कर लेना है। इंटरनल ऑडिट पहला पॉइंट डेफिनेशन, ठीक है आता है। सेकंड पॉइंट नेचर, मिस्टर चैपलिन चार्ली चैपलिन खत्म। नेक्स्ट पॉइंट स्कोप, फिलहाल हम इसे पढ़ लेते हैं। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, कि आखिर इंटरनल ऑडिट क्यों करते हैं और उसका स्कोप क्या क्या कवर करता है। अभी आपको ध्यान रखना है, स्टेप वन समझना है,
याद कैसे रखना है, दैट इज अगेन माय प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट राइट नाउ. जस्ट मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग, राइट. सब लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहते हैं ये लोग स्कोप के अंदर, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन. एक इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको ध्यान रखना होता है कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो होकर आ रही है ना मैनेजमेंट के पास, जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो होकर आ रही है, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल और सही है या नहीं, उस इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी है या नहीं, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो इंफॉर्मेशन आ रही थी रास्ते में उसकी इज्जत आबरू लूट ली गई हो इंफॉर्मेशन की. द पॉइंट इज, अरे देखिए आप लोगों को हंसी मजाक में लग रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट. मान लीजिए एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के पास आ रही है वही गलत है, मैनेजमेंट के अपनी हर एक ब्रांच पे जाके देखते हैं, नहीं, वो तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं. तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो होकर आ रही है वो रिलायबल है या नहीं, ये चेक करता है इंटरनल ऑडिटर. तो इंटरनल ऑडिटर के स्कोप के अंदर पहली चीज हमने देखी इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन 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 कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, उसकी इंटीग्रिटी सही है या नहीं, ये चेक करता है. डन. सेकंड देखते हैं इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड खास पॉइंट कि जो रिसोर्सेज है ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्या वो सही तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं, उसका पूरा यूज हो रहा है या नहीं, कहीं उसको हम जबरदस्ती ज्यादा प्राइस में तो नहीं यूज कर रहे जिसको हम सही इकोनॉमिकल वे में यूज कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट आता है कि आप रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं. सेकंड पॉइंट डन. थर्ड पॉइंट कंप्लायंस विद लॉस, पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन. क्या हम फर्स्ट टू बेंचेस मोबाइल, क्या हम सारे लॉज, रेगुलेशन, सारे कंप्लायंस को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ये भी इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि मैं कहीं भी कोई भी ऐसा कंप्लायंस तो नहीं है जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, सारे लॉज वगैरह कंप्लाई तो हो रहे हैं ना, राइट. तो थर्ड पॉइंट है लॉज, सारे लॉज, रेगुलेशन, एवरीथिंग, लॉज से याद आ जाएगा सब कुछ कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स, कि जो भी मैंने गोल्स बनाए थे वो मैं अकम्प्लिश कर रहा हूं कि नहीं, या फिर सिर्फ हम गोल्स बना के छोड़ देते हैं, वो गोल्स एक्चुअली हो रहे हैं या नहीं. हम सब गोल्स बनाते हैं, राइट, हम उन्हें रिवाइज करते हैं, फिर हम उन्हें और रिवाइज करते हैं, फिर फाइनली हम रिवाइज ही करते रहते हैं. हम सब ने गोल बनाया होगा, जब से जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है उन्होंने पहले गोल बनाया होगा ना कि इतने 4 मंथ्स में तो हमारी क्लासेस हो जानी चाहिए, उसके बाद में फर्स्ट रिवीजन नेक्स्ट 2 मंथ्स, सेकंड रिवीजन नेक्स्ट 1 मंथ, थर्ड रिवीजन 1 मंथ, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन के बाद एग्जाम दे दूंगा और मजा आ जाएगा, पास. ये गोल बनाया होगा, ऐसा रखा होगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू रिवीजन ना. इवेंचुअली हम उसे, नहीं क्लास नहीं में भी यार एक क्लास और है, 1 महीना और रिवीजन, यार फर्स्ट रिवीजन छोड़ डायरेक्ट सेकंड रिवीजन करते हैं एक और. तो द पॉइंट इज हम गोल्स बनाते हैं, बट वी नीड टू चेक कि वो गोल्स हमारे एक्चुअली पूरे हो रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट में अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, कि हमने जो गोल्स बनाए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं. अकम्प्लिशमेंट of established goals. And last, safeguarding of assets. एक कंपनी के जो assets हैं, they need to safeguard it. assets, किस assets सारे सिक्योर होने चाहिए, सेफ रहने चाहिए, ये 5 पॉइंट्स रहते हैं एक ऑडिटर की स्कोप में. एक ऑडिटर ही नीड्स टू मेक श्योर कि हर एक चीज सही है कि नहीं है, उसको ध्यान रखना होता है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, उसको ध्यान रखना होगा कि लॉज, रेगुलेशन, रूल सारे कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, उसको ध्यान रखना होगा कि गोल्स एक्चुअली अकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं, उसे ध्यान रखना होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं, उसे याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि सारे असेट्स की सेफगार्डिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं. बहुत पढ़ाई होगी ना. देखिए ऐसे ही ये मैं कल रात को पढ़ रहा था, ये पढ़ने के बाद में सब पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं ऐसे ही बैठा था, तो एकदम से आवाज आती है, एजी. अरे आवाज आती है एकदम से, चिंटू की मम्मी एकदम से उधर से बुलाते हैं, एजी. मैंने कहा क्या बात है, जितने प्यार से कैसे, एकदम से आवाज आई उधर से, एजी. हम एकदम से हाँ, उनका AG I लव रजनीकांत. उन्होंने एकदम से बोला AG I लव रजनीकांत, AG I लव रजनीकांत.
एजी आई लव रजनीकांत। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, ए फॉर, उन्होंने कहा सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। मैंने कहा जी का मतलब, उन्होंने कहा आपके गोल्स अकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा आई का मतलब, उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। मैंने पूछा लव का मतलब, उन्होंने कहा लॉस कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। मैंने कहा रजनी का मतलब, उन्होंने कहा रिसोर्सेस सारी आपकी एफिशिएंटली यूज कर रहे हो या नहीं। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए सुनिए एक और चीज, इसको पेन डाउन कर लीजिए आराम से। सबसे पहले ऊपर मेमोरी टेक्निक लीजिएगा, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, सिर्फ ए जी आई, आपको घर की बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ आके। ए जी आई लव रजनीकांत, प्लीज पेन डाउन कर लीजिए एंड दैट्स इट। पहले आप लोग बुक के अंदर हर एक को हाईलाइट कर दें। फर्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन, उसके एंड में आई, रिसोर्सेस उसके एंड में आर, लॉज एल, गोल्स जी, असेट्स ए, एंड thereafter इसे पेन डाउन कर लीजिए। आपको कैसे लिखना है ये आपने मेमोरी लिखना है, ए जी आई लव रजनीकांत, फिर ए के आगे असेट्स, जी के आगे गोल्स, आई के आगे इंफॉर्मेशन, लव के आगे लॉज एक्सेट्रा, एंड रजनीकांत के आगे रिसोर्सेस। डन? क्या बात है, लिख लिया आप सबने? आज आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ रही है यार, वेरी गुड। हाँ, सब लोग यहां पे देखिए, ये हो गया। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वी जस्ट डिस्कसिंग इट, ओके। सब लोग यहां पे टेक्निक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, नेक्स्ट पॉइंट है। उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, उसके अंदर इतना सा लिखा है, ध्यान से इधर, कि हर एक इंटरनल ऑडिटर की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। ऐसी कुछ कंपल्सरी टेक्निक्स नहीं है विच एवरी इंटरनल ऑडिटर हैज टू फॉलो। हर एक का अपना तरीका होता है, उसकी अपनी टेक्निक्स होती है। हर एक इंडस्ट्री की अपनी टेक्निक्स हो सकती है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें अपनी तरह से टेस्ट होगा, आईटी इंडस्ट्री तो उसमें अपनी तरह से टेस्ट होगा। तो कोई जनरलाइज्ड टेक्निक्स नहीं है, हर एक ऑडिटर की अपनी टेक्निक्स होती है जिन्हें वो फॉलो करता है इन टेक्निक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, राइट। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। देखिए ये क्या होता है, कोई भी इंटरनल ऑडिटर कभी भी कहीं पे ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो उसका पहला स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। हमने ऑडिट के प्रोसेस देखा था। फर्स्ट जनरली स्टेप होता है स्कोप समझ लेना, और दूसरा स्टेप नॉर्मली यही होता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी या फिर जो भी लॉज हैं। तो उसमें इसका मतलब होता है कि आप उनका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से रिव्यू करते हैं और उसके बाद आप समझते हैं कि वो लोग चाह क्या रहे हैं। तो दिस इज नॉर्मली द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरनल ऑडिट। वहां पे लिख दीजिए पास में, फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के पास में फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरनल ऑडिट। राइट उसके बाद में आपको दिख रहा है रिव्यू कंट्रोल्स। ये क्या कह रहे हैं, कंट्रोल्स को आप रिव्यू करिए, यही है मतलब रिव्यूइंग द कंट्रोल्स। देखिए बहुत सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो एक इंटरनल ऑडिटर जब जाता है तब वो सारे कंट्रोल्स को रिव्यू करता है। अब रिव्यू कैसे करता है, वो उन कंट्रोल्स को अच्छे से चेक करेगा, ठीक है। फिर जो इंप्लॉइज उन कंट्रोल्स पे काम कर रहे हैं उन इंप्लॉइज से जाकर बात करेगा। इस तरह से वो पिछले साल के जो वर्किंग पेपर्स होंगे ऑडिटर के उनको रेफर करेगा। इस तरह से वो उन इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से रिव्यू करता है, बस ठीक है। देखिए इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू क्यों करता है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांग है, तो आप समझिए आधा ऑडिट तो वहीं खत्म हो जाता है, आधा ऑडिट वहीं पे खत्म हो जाता है। उससे ज्यादा किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स ही बहुत वीक हैं तो फिर वहां पे आपको ऑडिट बहुत ध्यान से करनी होगी, क्योंकि उसके अंदर एरर होने की चांस बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं वहां पर हर किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलती। मतलब अगर आप एक बिग शॉट पर्सन भी हैं, आप वहां गए, उनकी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए एज अ विजिटर, तो ही आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर भी नहीं जा सकते। मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने के लिए गया, मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आई एम ऑडिटर ऑफ दिस फर्म, प्लीज लेट मी इनसाइड, वो मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे, इट मींस कि उनका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। इट मींस कि इंटरनल कंट्रोल इतना स्लो नहीं, इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, इतना लूज नहीं है कि हर किसी को एंट्री दे दें। दे मेक श्योर एवरी पर्सन इज ऑथोराइज्ड और नॉट। सेकेंड, आप देखेंगे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में यू आर नॉट इवन अलाउड, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइंड वेंट फॉर एन ऑडिट, वो ऑडिट करने के लिए गया, सबसे पहले तो उसको एंट्री में ही रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। बोले मैं ऑडिटर हूं भाई, मुझे तो जाने दो। उसका नहीं, आपका एक कार्ड बन के आएगा, उसी के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ओके फाइन, कार्ड बन गया, फिर एंट्री मिल गई। फिर नॉर्मली ऑडिट करने जाते हैं तो अपना लैपटॉप लेके जाते हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह लेके जाते हैं ना, कि हम डेटा लेकर आएंगे फिर अच्छे से चेक करेंगे। लैपटॉप अलाउ नहीं किया, पेन ड्राइव अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा ये कोई तरीका होता है कि कैसे आप अलाउ नहीं कर रहे हैं? बोले कि आपको अंदर मिल जाएगा। ओके फाइन। उसके बाद में अंदर गए, उन्होंने एक लैपटॉप दिया, उन्होंने एक पेपर दिया, पेपर पैड दिया और पेन दिया, जो लिखना है लिख लो। ओके फाइन, पूरा ऑडिट हुआ। उसके बाद में चलो ठीक है, उनकी फाइल सी, मैंने कहा मेरी पेन ड्राइव में मुझे फाइल्स दे दो। नो, नॉट अलाउड, बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमें फाइल्स भी नहीं देंगे। वो छोड़िए, उसको एक पेपर दिया था, उसने पूरे ऑडिट करके आया उस जगह की, तो उसने चेक किया, अपने पॉइंट्स लिखे, उसको वो पेपर भी बाहर नहीं लाने दिया। उसको ये कहा गया कि पेपर आप रख दीजिए, ये पेपर स्कैन होके आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। मींस यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक even a pen, a paper inside, and you cannot take even a pen or a paper outside the firm. ये उनके इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इतने स्ट्रांग उनके इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अगर कंपनी ऑडिटर के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है, तो ये सोचिए ना आउटसाइडर के साथ तो कैसा ट्रीटमेंट करती होगी। तो ये देखते ही एक ऑडिटर का आधा ऑडिट तो वहीं खत्म हो जाता है कि देखिए अगर एक फर्म इतनी ज्यादा स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल्स हैं, मतलब इस फॉर्म के अंदर एरर वगैरह होने के चांस बहुत कम है। हर एक डोर पे उन्होंने लगाया कि हाँ एक मैनेजर का थंब इंप्रेशन या फिर कार्ड होगा तो ही एंट्री हो सकती है। इतने स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल्स हैं, मींस के फ्रॉड और एरर होने का चांस कम है। आधा ऑडिट वहीं हो जाता है। रिव्यू कंट्रोल्स में एक ऑडिटर सारे कंट्रोल्स को रिव्यू करता है और उसके बेस पे डिसाइड करता है कि उसको कितनी इन डेप्थ ऑडिटिंग करनी है। राइट, रिव्यू कंट्रोल्स। नेक्स्ट आप देखेंगे टेस्ट कंट्रोल्स। टेस्ट कंट्रोल्स का मतलब इतना सा हो गया कि वो कुछ कंट्रोल्स को टेस्ट करके भी देखता है। टेस्ट करके भी देखता है का मतलब हो गया कि कहीं पे मान लीजिए ऐसा है कि कोई इंप्लॉइज हैं, उनको फिक्स है कि आते टाइम कार्ड स्वैप करना है फिर ही अंदर जा सकते हैं, तो वो ट्राई करेगा खुद के कार्ड से क्या वो एज ए एम्प्लॉय स्वैप कर सकता है। चेक करेगा कंट्रोल्स को कि क्या कंट्रोल्स कोई भी नॉन कंप्लायंस को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। क्या कोई ऐसा ऑडिटर है, क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है क्या वो सुबह स्वैप करके वापस चले जाता है और इवनिंग में वापस अगर स्वैप कर देता है तो क्या पता नहीं चलता? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, आप अंदर हो रहे हैं तब आपको स्वैप करना है, टाइम रिकॉर्ड होता है, जब आप जा रहे हैं तब वापस आपको स्वैप करना है, टाइम रिकॉर्ड होता है। व्हाट इफ एन एम्प्लॉय इज कमिंग इन द मॉर्निंग, वहां पे स्वैप कर रहा है, चले जाता है, इवनिंग में वापस आके स्वैप कर देता है। व्हाट इफ, तो ये सारी चीजें उस कंट्रोल्स में पकड़ में आती है या नहीं, ये सब टेस्ट कंट्रोल्स में मैं चेक करूंगा। आई विल एक्चुअली टेस्ट द कंट्रोल्स कि वो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद में आपको दिख रहा है अकाउंट डिटेल्स। देखिए अकाउंट डिटेल्स का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूं मैं। अकाउंट डिटेल्स मींस आप अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आप वेरियस अकाउंट्स बनाते हैं लोगों के। इसके अंदर एक पर्सन एक्चुअली अकाउंट बैलेंसेस और अकाउंट्स चेक करता है। यार क्या ऑडिटर जरूरी है ये करे? नहीं। अगर उसने पिछले स्टेप में जब कंट्रोल्स को टेस्ट किया ना, उसको अगर कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग मिले तो ठीक है। अगर उसको हल्के से भी कंट्रोल्स वीक मिले, उसको लगता है कि कंट्रोल से कोई भी गलती आगे जा सकती है, तब वो चेक करता है अकाउंट डिटेल्स सारी। देखिए अगर कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है तो अकाउंट डिटेल्स में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, अकाउंट्स में सब कुछ सही होगा। लेकिन अगर कंट्रोल्स ही वीक हैं तो फिर अकाउंट्स के अंदर भी गलती होने का स्कोप रहता है। तो अकाउंट डिटेल के पास में रखिए अकाउंट डिटेल टेस्ट। अकाउंट डिटेल्स टेस्ट, मैं पूरा सेंटेंस बोल देता हूं क्या लिखना है पहले। अकाउंट डिटेल्स टेस्ट इज कंडक्टेड इफ द कंट्रोल्स आर नॉट एडिक्वेट। अकाउंट डिटेल्स टेस्ट इज कंडक्टेड if the controls are not adequate.
अकाउंट डिटेल टेस्ट इज कंडक्टेड इफ कंट्रोल्स आर नॉट एडिक्वेट। समझाना सबको? अगर कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है तो मैं एक एक अकाउंट बैलेंस चेक करने का काम करता हूं, लेकिन अगर कंट्रोल्स एडिक्वेट है तो मैं कुछ टेस्ट करके ही काम फिनिश कर देता हूं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जनरली। अब हम देख रहे हैं इंटरनल ऑडिट प्रोसेस। सब लोग ध्यान से, इंटरनल ऑडिट प्रोसेस यहां पे सिर्फ हम नटशेल में देखेंगे। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, देखिए कोई भी काम, कोई भी चीज शुरू होती है, कोई भी चीज शुरू होती है प्लानिंग से। बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो सेम दैट वे ये भी शुरू होता है ऑडिट प्लानिंग। पहले आप अच्छे से प्लान करते हैं कि हाँ मुझे ऑडिट कैसे करना है। प्लान कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे? एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे, कंडक्टिंग द ऑडिट। ओके, प्लान भी कर लिया, कंडक्ट भी कर लिया, बस मैं घर चला जाऊं क्या? मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हूं कि इसके बाद मैं घर चले जाऊं। आई विल ऑल्सो हैव टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट एक्शंस। बस ये 3 स्टेप के अंदर ऑडिट प्रोसेस है। सर लेकिन ऑडिट स्टेप प्रोसेस के अंदर तो हम डिटेल में स्कोप वगैरह सब कुछ करना चाहिए। वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप तो मिलेगा इंटरनल ऑडिट प्रोसेस स्टेप वाइज अप्रोच। वो पूरा स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाहते हैं कि आखिर इंटरनल ऑडिट में आप करते क्या हैं। इंटरनल ऑडिट में आप सिर्फ 3 चीजें करते हैं इसके हिसाब से। पहले आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कर ली, फिर आप उसको कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट कर लिया, फिर आप जो अपने इंप्रूवमेंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअली वो जो कंट्रोल्स हैं वो और इंप्रूव हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, ये पेन डाउन कर लीजिए उस बॉक्स में। ये बड़ा कैसे हो गया? कोई बात नहीं। ओके, वर्किंग पेपर्स मींस ऑडिट करते हैं, मुझे क्या क्या चीजें पता चली। वहां पे आने के बाद मैंने घर पे भी तो वर्किंग पेपर्स बनाए होंगे, दोज आर आल्सो वर्किंग पेपर्स। एंड इवेंचुअली मुझे मेरे पेपर्स मिले, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में मिले। उनका पेपर दिए, उन्होंने मुझे मेल कर दिए, तो सॉफ्ट कॉपी में तो है ना। ऑफ ऑडिटर ऑफ कोर्स they can take it because उनके इंटरनल उनके इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल है that they can allow anyone to take it outside। तो उन्होंने कहा कि आप हमें दीजिए, हम आपको सॉफ्ट कॉपी में देते हैं, हम इसको चेक करके रैप अप कर देंगे। तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऑडिटर ने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें लिखी है जो ऑडिटर उस टाइम पे स्क्रैप करेगा। ऑडिटर को अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो नहीं देगा। वो एक एग्जांपल है, एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल। वो इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है इसलिए। ऑडिटर का नहीं कोई एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन है जो उसे किसी को भी नहीं बतानी, उसने वर्किंग पेपर्स में नोट किया। वो वर्किंग पेपर्स घर पे आके नोट किया। He won't give. Wait. Done. इंटरनल ऑडिट प्रोसेस 3 स्टेप वाला हो गया। वेरी कंफर्टेबल, कुछ है ही नहीं है। असली प्रोसेस तो अगले पेज पे है। आइए सब लोग यहां पे इंटरनल ऑडिट प्रोसेस स्टेप वाइज अप्रोच के स्टेप वाइज अगर हम एक्चुअली इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस की बात करें तो वो कैसा होता है। सब लोग यहां पे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, हर एक ऑडिट के अंदर क्या होता है सबसे पहले? स्कोप ऑफ कोर्स, सेम स्टेप 1 स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहली चीज में मैं क्या करूंगा, आई विल डिसाइड दी स्कोप ऑफ द ऑडिट। स्कोप ऑफ द ऑडिट डिसाइड कर लिया, ठीक है। एक बार स्कोप डिसाइड कर लिया, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होता होगा, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। एक बार मैं जिसको ऑडिट कर रहा हूं उसका बिजनेस तो मुझे समझ में आ जाए। क्या, एक बात बताइए, मैं एक ऑडिटर हूं, मेरे पास 3 कंपनीज की ऑडिट है। एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, एक है आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, और एक है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर करती है, आईटी पूरा टेक्नोलॉजी का काम हो गया, और एक ट्रेडिंग कंसर्न। क्या तीनों का इंटरनल ऑडिट एकदम सेम तरीके से होगा? अरे तीनों के प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर अलग है, इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी अलग है। तीनों का प्रोसीजर अलग अलग तरीके से होगा। इसलिए आता है स्टेप 2 अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग दी
अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं. स्टेप 2 इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि उसके बिजनेस में क्या क्या चाहिए. थर्ड पॉइंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की रिस्क एरियाज. की रिस्क एरियाज मतलब हर एक के बिजनेस में कुछ ऐसे रिस्क एरियाज होते हैं जहां पर हर एक के बिजनेस में कुछ ऐसे रिस्क एरियाज होते हैं जहां पे कोई भी फ्रॉड या एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. जहां पे कोई भी फ्रॉड या एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. हर एक बिजनेस में ऐसे होते हैं. तो हमें इस बिजनेस के लिए भी वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस की रिस्क एरियाज. डन. हमने आइडेंटिफाई कर लिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वी हैव टू मेक श्योर दैट कंट्रोल्स आर देयर फॉर दीज की एरियाज. डन. हमने की एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद में वी मेक श्योर कि कंट्रोल्स आर देयर फॉर दीज की एरियाज. डन हो गया. उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे. सारे कंट्रोल्स जो हमने देखे कि कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स को हम एक्चुअली टेस्ट करेंगे. कंट्रोल्स को टेस्ट करने के बाद में वी हैव टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम जो भी आई. अभी सिर्फ समझिए, याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार समझ लिए. एक बार कंट्रोल्स को टेस्ट किया, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम रिपोर्ट करेंगे. और यहां पे क्या ऑडिट हमारा खत्म हो जाएगा? देखिए, रिपोर्ट करने के बाद इंटरनल ऑडिटर को एक और चीज करनी होती है, दैट इज फॉलो अप. फॉलो अप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप? फॉलो अप मीन्स जनरली, अगर मान लीजिए मैंने कोई काम आपको असाइन किया है, तो उसके बाद में मैंने आज आपको असाइन कर दिया काम. इस काम में जनरली टाइम लगता है से 1 वीक का. तो मैं 2 दिन बाद वापस कॉल करके पूछता हूं, भाई कहां तक काम हुआ? ओके. 4 दिन वापस, हाँ कहां तक हुआ? 6 दिन बाद, अरे सबमिट कर दो. नहीं हुआ तो अगले दिन वापस कॉल करके बोलूंगा सबमिट कर दो. दिस इज कॉल्ड टेकिंग फॉलो अप. फॉलो अप लेना मतलब पता करना कि आपने जो काम ऑर्डर किया है वो कहां तक हुआ है. यहाँ पे फॉलो अप का इसलिए इंपॉर्टेंस है कि मैंने कंट्रोल्स को अच्छे से टेस्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, तो आई हैव टू कंटिन्यूसली टेक फॉलो अप कि वो चेंजेस किए या नहीं किए, वो चेंजेस किए या नहीं किए, वो चेंजेस किए या नहीं किए. इंटरनल ऑडिटर. डन. अब स्टेप वाइज अच्छे से इंटरनल ऑडिट का हम बात करें प्रोसेस का, तो वो कहां से शुरू होता है? सबसे पहला स्कोप. तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है स्कोप ऑफ ऑडिट, कि हमारा ऑडिट का आखिर स्कोप क्या है. सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, कि हम जिस बिजनेस का ऑडिट करने चाह रहे हैं उसे हम समझ तो जाएं. तो सेकेंड पॉइंट में हमेशा आएगा अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. अब एक बार बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं इस बिजनेस के की रिस्क एरियाज, कि इस बिजनेस को किस किस चीज से सबसे डर रहता है. देखिए, हर एक बिजनेस को अलग अलग चीजों से डर रहता है. फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, समझ लीजिए रिलायंस फ्रेश की बात करते हैं. रिलायंस फ्रेश पता है स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनके. रिलायंस फ्रेश क्या करती है? खरीदती है और बेचती है. उनको एक चीज का डर रहता है, रिस्क. किस चीज का? हैंड पिकिंग होती है ना, लोग आके प्रोडक्ट लेके पॉकेट में रख के निकल जाते हैं जनरली, उनको इस चीज का डर होता है, राइट. उनके लिए की रिस्क एरिया हो गया. क्या गूगल को डर लगता है कि कोई लोग आते हैं इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं? गूगल को इस चीज से डर नहीं है कि उनके यहाँ पे चोरी हो जाएगी. लेकिन गूगल को क्या, गूगल के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और इंटरनेट कनेक्शन इज अ की रिस्क एरिया. अगर इंटरनेट बंद हो गया 10 मिनट के लिए तो ये गूगल के लिए की रिस्क एरिया है. क्या रिलायंस फ्रेश के लिए है? नहीं. तो हर एक बिजनेस के की रिस्क एरियाज अलग अलग होते हैं. यहां पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्कोप, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड आइडेंटिफाइंग द की रिस्क एरियाज, कि हमने सारे की रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए. अब क्या आइडेंटिफाई करके ऐसा कर लिया कि हाँ ठीक है यार, कि की रिस्क एरिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए की रिस्क एरिया है कि यहाँ पे चोरी नहीं होनी चाहिए, चलिए अच्छी बात है, ओके बाय. अरे चलेगा क्या? अरे सिर्फ आइडेंटिफाई करना आपका काम है क्या? नहीं. यू हैव टू मेक श्योर कि उन सब के लिए कंट्रोल्स हैं या नहीं. आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में टू मेक श्योर दैट की रिस्क एरियाज के लिए कंट्रोल्स हैं या नहीं, राइट. वी हैव टू मेक श्योर कि उन की रिस्क एरियाज के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स बनाए गए हैं या नहीं. ठीक है, बनाए गए हैं तो हमें उन कंट्रोल्स को अच्छे से टेस्ट कर लेना है. कंट्रोल्स है ना तो ठीक है, उन कंट्रोल्स को आपको अच्छे से टेस्ट कर लेना है. ठीक है, टेस्ट कर लिया.
उसके बाद मान लीजिए अगर उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो वी नीड टू रिपोर्ट दोस प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आई। एक और चीज, एक इंटरनल ऑडिटर हूं ना मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता के जा नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम के साथ में उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्शन प्लान भी बताना होगा। तो मैंने रिपोर्ट कर दी प्रॉब्लम और एक्शन प्लान भी बता दिया, और लास्ट में अब मैंने एक्शन प्लान बता दिया, अब मुझे फॉलो अप लेना है कि ये एक्शन प्लान एक्चुअली वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो लास्ट पॉइंट फॉलो अप, एंड ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सब लोग यहां भी रुकिए, समझा या नहीं ये देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट, ये तो पता है हमें, हमेशा स्कोप पे फर्स्ट पॉइंट रहता है, डन। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग जनरली सेकंड पॉइंट रहता है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। उसके बाद में की रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए कंट्रोल्स हैं या नहीं चेक करना, उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे रिपोर्ट करना और उनके एक्शन प्लान सजेस्ट करना। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स। और लास्ट में फॉलो अप, ये है इंटरनल ऑडिट प्रोसेस स्टेप वाइज अप्रोच। पेन डाउन कर लीजिए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेडिंग में तो कभी कभी हमको अलाउ करते हैं आओ और कंप्यूटर आप भर ले जाओ, इतना भी अलाउ करते हैं, तो ये डिपेंड करेगा, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिट का आपने किसके लिए अपॉइंट किया, जनरली लोग कंट्रोल के लिए करते हैं। इंटरनल ऑडिट समझिए मैंडेटरी नहीं है, मेरा और आपका कंसर्न है, हम सोचते हैं यार हम लोग तो हमेशा रह नहीं पाते, हमें चेक करना है सब कुछ सही करना चला था, हम इंटरनल ऑडिट करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्लियर हो जाएगा। डन, ओके। क्या करने वाले हैं आप लोग सैटरडे संडे को? इस बार ऑफ है आप लोगों को, तो सोने वाले ना? एक बार बताइए, सुबह की नींद से प्यारी कोई चीज हो सकती है? टैक्स का लेक्चर होता है ना, बट इट्स ओके। बट बाकी सुबह की नींद से प्यारी कोई चीज ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी, सच में ना। क्या नींद होती है, या सैटरडे संडे ऑफ। तो आप उसको थोड़ा मंडे को पोस्टपोन करवा लीजिएगा। आईएलटीएस में कोई कंपटीशन है जज करने का? डन, राइट? चलिए एवरीवन हियर, आपको तो सबको 5 मिनट देना गुनाह हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलिए सब लोग वापस आइए, हम शायद क्लास में थे, ठीक है ना, क्लास में कुछ टॉपिक चल रहा था ऑडिट जैसा कुछ, आए सब लोग आ गए। नेक्स्ट 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 आगे आ रहे हैं रास्ते में। चलिए, व्हाई इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। आखिर इंटरनल ऑडिट क्यों चाहिए होता है? आप आ नहीं पा रही क्या? आप दूर चली गई थी? आज सबका ह्यूमर एकदम अलग ही लेवल पे है, ट्रैफिक लग गया था आने में। चलिए, हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट आखिर क्यों होना चाहिए। क्या लगता है इंटरनल ऑडिट क्यों होना चाहिए? देखिए 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 देखिए, कैसा होता है, कैसा होता है कि स्टेक होल्डर हूं मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैंने कंपनी का इतना सारा पैसा लगाया है, मैं चाहता हूं ना कि कंपनी की सब चीजें अच्छे से चले, मैं इंटरनल कंट्रोल्स लगाता हूं ताकि अच्छे से कंपनी चलनी चाहिए। लेकिन क्या मैं खुदा के सब लगाता हूं? सब लोग यहां पे स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं समझिए जिनका पूरा स्टेक इन्वॉल्व है, जिनका पैसा लगा है। ये लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हों।
क्योंकि समझिए ना, इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग हुए, ये लोग क्या रोज रोज आके चेक कर पाते हैं बिजनेस को? नहीं। तो ये लोग चाहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग हो, ताकि इन लोगों को डर ना रहे कि कंपनी में कहीं फ्रॉड हो रहा है। इन लोगों को कहीं डर ना रहे कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अरे लेकिन एक बात बताइए, क्या ये लोग खुद चेक कर सकते हैं बार बार? नहीं। तो ये काम इन्होंने डेलीगेट किया है। मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स ने कहा मैनेजमेंट को कि तुम इंटरनल कंट्रोल्स लगाओ और तुम इंटरनल कंट्रोल्स का ध्यान भी रखो। तो इस वजह से मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को लगवा तो लेता है कि हाँ, दे मेक इट इन प्लेस के इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। लेकिन सर ठीक है, आपने बताया स्टेक होल्डर्स चाहते ही होने चाहिए, ठीक है, उन्होंने कहा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स लगवा देता है, तो फिर हमारा इंटरनल ऑडिटर आखिर करता क्या है? सब काम तो ये लोग कर रहे हैं, तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल ऑडिटर असिस्ट मैनेजमेंट इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। वापस एक बार, इंटरनल ऑडिटर असिस्ट द मैनेजमेंट इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए सुनिए, किसी चीज को लगवाना एक बात है और उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना दूसरी बात है। भाग मिल्खा भाग किस किसने देखी है यहाँ पे? मेजॉरिटी ने देखी है। आप में से कोई है यहाँ जिसने वो देखती अगले दिन जिम लगा लिया? तो मैं अकेला हूं ऐसा यहाँ पे। भाग मिल्खा भाग देखी, अगले दिन जाके जिम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया कि 1 साल नहीं, जिम इज अ मस्ट यार, जिम के बिना लाइफ क्या है? भाग मिल्खा भाग, जिम तो चाहिए ही चाहिए, जिम तो चाहिए ही चाहिए, मतलब पाइजे मंजे पाइजे, जिम तो सीख रहा हूं मैं थोड़ी थोड़ी, जिम तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने उस चीज को लगवा तो लिया, लेकिन मैं पूरे 3 दिन तक जिम गया और उसके बाद से वो सब्सक्रिप्शन घर पे ऐसा ही है। क्योंकि देखिए वो चीज मैंने कर तो ली, लेकिन क्या मैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सका? नहीं कर सका। मेजॉरिटी चीजों में ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत चीजें कर तो लेते हैं, लेकिन इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इंटरनल ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिटर असिस्ट द मैनेजमेंट in doing what? In effective implementation. In effective implementation of internal controls. ये रोल है इंटरनल ऑडिटर का, ये इंपॉर्टेंस है इंटरनल ऑडिटर की। इतना आसान नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करवाना। मैनेजमेंट लगा तो लेते हैं, वो बोलते हैं करो करो, लेकिन जब इंटरनल ऑडिटर एक पर्सन है, वो आता है, ही मेक श्योर दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट। राइट? ये आपको लिखना है, व्हाई इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड। आखिर चाहिए क्यों? आखिर क्यों? डन 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 डन। अरे यार, लिख रहे हैं क्या आप? लिख लीजिए। डन राइट? मत देखिए, आप सब लोग मत देखिए, वो चेंज करवाऊंगा मैं। बुक के पीछे का फोटो चेंज करवाना है। डन राइट नाउ? चलिए,
उसके बाद में हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए जो लोग डायरेक्शन देने के बाद लिखना शुरू किया था वो सब लोग लिख चुके हैं, जो लोग बातें कर रहे थे वो लोग नहीं लिखे हैं, तो अब इधर उधर से लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। ओके 10 9 8 4 3 2, मेरी मैथ वीक है। ओके मैं चलिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यार देखिए इंटरनल कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, ये सेटबैक्स हैं जो इंटरनल कंट्रोल्स हमेशा फेस करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट कहना चाहता है कि सुनिए इंटरनल कंट्रोल जो है ना, इंटरनल ऑडिट के सेटबैक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी इंटरनल ऑडिट की क्या लिमिटेशंस हैं। इंटरनल ऑडिट के साथ में एक प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑडिट जो है मैंडेटरी नहीं है, बहुत कंपनीज पे तो इंटरनल मैंडेटरी नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट ये जनरली नहीं करवाता है। यार उनका सोचना ऐसा है कि यार जब मैंडेटरी नहीं है तो मैं कहां से एक ऑडिटर को अपॉइंट करूं, उसको जबरदस्ती की सैलरी दूं, उससे ये सब काम करूं। वो ये नहीं सोचते कि उससे जो आपको उनको बेनिफिट होगा ना वो भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये वो सोचते नहीं है। उनको लगता है कि उनकी जेब से एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और एक बात बताइए, जहां 1 रुपए खर्च करने से काम चल रहा हो वहां 2 रुपए कौन खर्च करना चाहता है? 2 रुपए वहां कौन खर्च करना चाहता है? 2 रुपए कोई भी नहीं। तो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करना चाहता है। तो वन ऑफ द लिमिटेशन इज मनी, कि ये एक्स्ट्रा मनी लग रही है ना, मतलब इसको नहीं लगाए भी क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? ऑफ कोर्स चल सकता है, तो रहने देते हैं ना, ये एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करते हैं। ये एक सेटबैक है, इस वजह से लोग इंटरनल ऑडिट नहीं करवाते। फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है ना जिससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। उसके ऊपर लिख दीजिए मनी। मनी पॉइंट से आपको याद आना चाहिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट का कहना है, यार देखिए सुनिए, इंटरनल ऑडिट तब तो यूजफुल है जब वो साथ साथ में हो रही है। मतलब हमारे ट्रांजैक्शंस अभी हो रहे हैं और थोड़े दिन बाद ही अगर इंटरनल ऑडिट हो रही है तो हमारे लिए यूजफुल है, ताकि हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटरनल ऑडिट भी साल के एंड में ही हो रही है तो हमें फायदा क्या होगा? इट विल बी लाइक, वो होता है ना, क्या करते हैं हम, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के साथ क्या करते हैं? उसका पोस्टमार्टम करते हैं ना। ऑडिट इज ऑलवेज कॉल्ड अ पोस्टमार्टम, लेकिन इंटरनल ऑडिट इज एन एक्सेप्शन टू इट। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो साथ साथ में होता है। देखिए आप बीमार हैं, आप दवाई ले रहे हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिट। ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कब आता है? आपके मरने के बाद आता है, सिर्फ पोस्टमार्टम करने के लिए। साल खत्म होने के बाद साल खत्म होने के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है। इंटरनल ऑडिट यूजफुल तब है जब पीरियोडिकली होता रहे, ताकि आपके कंट्रोल में कुछ गलत है, आपका कुछ पता चल गया तो उसे सही कर देंगे ना, तो इंटरनल ऑडिट का फायदा है। अगर मान लीजिए ये भी साल के एंड में हो रही है तो हम इससे इंप्रूवमेंट तो कर ही नहीं सकते ना उस साल, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जैसा हो गया ये भी। इसलिए इंटरनल ऑडिट अगर टाइम पे किया जाए तो ही सही है। अगर टाइम लैग आ गया, अंडरलाइन करिए फर्स्ट लाइन के अंदर ही टाइम लैग, अगर टाइम लैग आ गया तो फिर इंटरनल ऑडिट भी कोई यूजफुल नहीं है। और ये इसका लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि ऑडिटर के पास टाइम नहीं होता, तो वो जनरली बाद में साथ में करने की कोशिश करता है और उसके साथ इसका बेसिक पर्पस ही डिफीट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट टाइम। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, देखिए आप इंटरनल ऑडिटर हैं, ठीक है, आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आप क्या करते हैं, आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की सब चीजें कंट्रोल्स चेक किए, फिर आपका जो रिकमेंडेशन है वो आप लिखते हैं, रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को देते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर टॉप मैनेजमेंट उस पर कुछ एक्शन लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके फाइंडिंग्स हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचते ही नहीं हैं या फिर मैनेजमेंट उन्हें यूज ही नहीं करते। देखिए मैनेजमेंट की पोजीशन भी समझिए, दे आर डैम बिजी विद देयर वर्क, तो उनके पास एक रिपोर्ट आती है कि इंटरनल ऑडिटर आया था वो ये सब कह के गया, तो मैनेजर सोचते हैं भाई बहुत लोग आते हैं बहुत जाते हैं बहुत कुछ कहते रहते हैं, टाइम किसके पास है। तो मेनी टाइम्स इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट देता है, एक बार इंटरनल ऑडिटर क्या मैंडेटरी है?
नहीं है, तो उसको हम सिर्फ एड ऑन की तरह करवाते हैं, तो उसको लोग सीरियसली ही नहीं लेते। तो फाइंडिंग्स जो है या तो मैनेजमेंट तक पहुंचती नहीं, और पहुंचती भी है तो वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट इज, वहां पे लिखिए थर्ड पॉइंट के ऊपर जो जगह है वहां पर थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, फाइंडिंग्स नॉट यूज्ड बाय मैनेजर्स। फाइंडिंग्स नॉट यूज्ड बाय मैनेजर्स। कि जो फाइंडिंग्स हैं वो मैनेजर्स एक्चुअली यूज ही नहीं करते। थर्ड पॉइंट इज मैनेजर्स। एक फोर्थ पॉइंट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसा है, सब लोग ध्यान से सोचिए एक बार। इंटरनल ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो एक तरह का एम्प्लॉय होता है कंपनी का, कि बोर्ड का जब मन हुआ तब अपॉइंट किया, जब मन हुआ तब निकाल दिया। तो क्या ऐसा पर्सन उस बोर्ड की गलतियां पिन पॉइंट कर सकता है? अरे मैं गलतियां बताऊंगा और वो लोग मुझे निकाल देंगे ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर में क्या रखा है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है? रिमूवल का स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के, हाँ उसको निकालना। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को निकालना तो आज ले बेटा आउट आउट। तो इंटरनल ऑडिटर को निकालना इज वेरी इजी। तो इस वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट हो नहीं पाता। उसको अगर कोई चीज पता भी चल रही है कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, तो वो इतना फ्रीली बता नहीं पाता, बिकॉज ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। वो उनके व्यूज पे है ना, उनके सब्जेक्ट को अगर उन्होंने निकाल दिया तो उसको निकलना पड़ जाएगा ना, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अंडरलाइन कर दीजिए फोर्थ में सेकेंड लाइन के अंदर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। उसकी इंडिपेंडेंस जो होती है वो इतनी अच्छे से नहीं होती है, इंपैर्ड होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, यू ऑल अग्री, एक बार बताइए, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कौन कर सकता है? सीए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखी है, सीए। सेक्रेटरी ऑडिट कौन कर सकता है? सीएस स्पेसिफिक रखा है कि हाँ सीएस कर सकता है। और इंटरनल ऑडिटर कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की है। इससे भी तो उसका लेवल डाउन हो जाता है कि किसी को भी आप अपॉइंट करते हो इतना अच्छी तरीके से ऑडिट नहीं होती है। उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। फिफ्थ पॉइंट में नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। सारे पॉइंट्स हो गए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, क्लास में कोई एमआईटी का है क्या? ओके आप ही हैं क्या? ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल ऑडिट क्यों अच्छे से नहीं हो रहा है? इंटरनल ऑडिट इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा है कि एमआईटी से जो लोग क्वालिफाइड है ना, वो लोग कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट। डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली। एमआईटी से जो लोग, डोंट टेक इट पर्सनली, एमआईटी से जो लोग क्वालिफाइड है ना, ऐसे लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट, क्या आप बताइए, क्या इंटरनल ऑडिट अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सब लोग यहां पे एम फॉर मनी मैनेजर, एम फॉर मनी के एक्स्ट्रा मनी लग रही है यार, कौन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना चाहता है? नेक्स्ट एम फॉर मैनेजर, के एक्चुअली जो आपकी फाइंडिंग्स है वो मैनेजर तक जाती ही नहीं है। एम फॉर मनी, एम फॉर मैनेजर। आई फॉर इंप्लीमेंटेशन, आई फॉर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंट ही नहीं होता। टी फॉर टाइम लैग, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। ये लिमिटेशन है इंटरनल ऑडिट की, इसलिए इंटरनल ऑडिट अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि एमआईटी से क्वालिफाइड लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। आई मीन जो लोग सिर्फ एमआईटी में, जो लोग एमआईटी के साथ में सीएस कर रहे हैं, वो तो सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह करेंगे ना, इसलिए नो ऑफेंस। MITQ इज द मेमोरी टेक्निक फॉर लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। वहां पे ऊपर लिख दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखना, एमआईटी से क्वालिफाइड लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो ये लिमिटेशन है, तो ये आपको याद रह जाएगा, लिमिटेशन का आंसर है। ओके, MIT क्वालिफाइड, प्लीज पेन इट डाउन। अच्छा कॉलेज है, मतलब सच में बिल्डिंग वगैरह सब ठीक है। हाँ? कोथरूड वाली की बिल्डिंग अच्छी है। डन, डन राइट।
ओके फाइन प्लीज. चलिए एक बार MID से क्वालिफाइड लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं. दिस इज द लिमिटेशन. सो M फॉर मैनेजर एंड मनी. मनी मींस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगता है तो कोई करना नहीं चाहता. मैनेजर बोले तो कि हमारी जो एक्चुअली फाइंडिंग्स होती है वो मैनेजर तक जाती ही नहीं है, वो इसे यूज नहीं करते हैं. M डन. I फॉर इंडिपेंडेंस. मैं क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हूं? मैं इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो चाहे तो मुझे निकाल भी सकते हैं. माई एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू देयर विश. नेक्स्ट इज T. टाइम लैग अगर आ गया तो इंटरनल ऑडिट का बेसिक पर्पस ही फुलफिल नहीं होता. Q फॉर क्वालिफाइड. इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं की है, इसलिए तो MIT से क्वालिफाइड लोग कर पा रहे हैं. चलिए उसके बाद में आपके सामने आएगा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. हम देख रहे हैं जनरल पॉइंट है, आराम से देखेंगे. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए वहां पे लिखिए होमवर्क. और मैं एक बार आपको रफ आइडिया दे रहा हूं बट आपको घर जाके अच्छे से रीड करना है. होमवर्क सुनिए, जब भी मेरा कोई होमवर्क रहता है, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं ऑडिट वाले, यू हैव टू राइट इट दिस वे. होमवर्क एंड अ सर्कल. सर्कल आपको तब यहां पे टिक करना है जब आपने वो होमवर्क कर लिया है, ताकि आप जब एग्जाम के पहले से पढ़ेंगे और वहां पे आपको टिक नहीं दिखेगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने होमवर्क नहीं किया है. ठीक है, चलिए होमवर्क और सर्कल मार्क कर दीजिए. मैं एक रफ आइडिया फिर भी आपको दे रहा हूं. चलिए सब लोग, ये है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. कि एक इंटरनल ऑडिटर की बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, उसका काम क्या क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि उसका काम है टू आइडेंटिफाई ऑल द मेजर रिस्क जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होती है. अंडरलाइन करिए. टू इंश्योर दैट अ सिस्टम इज इन प्लेस विच इंश्योर दैट ऑल मेजर रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड. वो ध्यान रखता है कि ऐसा सिस्टम है कि सारी मेजर रिस्क जो भी है वो आइडेंटिफाई और एनालाइज की जा रही है. सेकेंड पॉइंट, टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. अंडरलाइन कर लीजिए कि उसको प्रॉपरली प्लान और ऑर्गेनाइज वे में पूरा इंटरनल ऑडिट करना है. थर्ड पॉइंट, जो भी डेफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल उन्हें कहीं भी वीक लगता है तो वो चीज उन्हें रिपोर्ट करनी है. थर्ड पॉइंट, रिपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज एंड इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज. फोर्थ पॉइंट अंडरलाइन करिए, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एसोसिएटेड रिस्क एक्सपोजर. कि कोई भी रिस्क एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ आईटी तो वो भी उन्हें ध्यान रखना है. फिफ्थ पॉइंट, दे हैव टू मेक श्योर कि ऑल द कंप्लायंस हैव बीन डन और नॉट. इवैल्यूएशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस. नेक्स्ट, उनको ध्यान रखना है कि एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी के बीच. फिफ्थ पॉइंट. सिक्स पॉइंट, कि उनको ध्यान रखना है कि फ्रॉड वगैरह नहीं हो, एंटी फ्रॉड प्रोग्राम जो हो रहे हैं वो अच्छे से चल रहे हैं नहीं. एट पॉइंट को कोऑर्डिनेट करना है हर चीज में. नाइन्थ पॉइंट, उनको रिकमेंडेशंस देनी है जो भी इंटरनल कंट्रोल्स उन्होंने रिव्यू किए हैं उनको लेके. टेंथ पॉइंट, दे हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ एक्यूरेट और टाइमलीनेस तरीके से हो जाए. दे हैव टू रिव्यू एंड रिपोर्ट फॉर दिस. वेरी जनरल पॉइंट्स. वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ड्यूरिंग आवर डिस्कशन. तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आराम से आएंगे. सिर्फ कीवर्ड्स एक बार आप थोड़े थोड़े याद कर लीजिएगा. राइट, डन. इसके बाद में आप देखिए, ये गजब की एक दर्द, ये बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है ये पॉइंट देखते ही. ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शन. ये क्वेश्चन, इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब है कि देखिए, आप नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हायरार्की देखते हैं. सीईओ सीएफओ टाइप के लोग होते हैं वहां पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वहां पे, उसके बाद में मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद में एसोसिएट होते हैं, उसके बाद सीनियर एनालिस्ट होते हैं, जूनियर एनालिस्ट होते हैं. ऐसी एक हायरार्की होती है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक हायरार्की होती है. कहीं चेयरमैन भी आता है वगैरह वगैरह. इस टॉपिक का मतलब है, व्हाट डू यू थिंक उस हायरार्की के अंदर इंटरनल ऑडिटर कहां फिट होता है? इंटरनल ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय. ये क्लियर है कि इंटरनल ऑडिटर एक एम्प्लॉय तो होता है, बट उस हायरार्की में वो आखिर फिट कहां होता है? दैट इज अ प्रॉब्लम. क्यों फिट कहां होता है? तो देखिए, कोई जनरल पॉइंट नहीं है कि वहीं पे फिट होता है. इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कोई कंपनी इंटरनल ऑडिटर को बहुत ऊपर जगह देती है, कोई कंपनी इंटरनल ऑडिटर को कंपैरेटिवली नीचे जगह देती है. तो हायरार्की में उनकी पोजीशन क्या है? इट इज नॉट फिक्स. इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. लेकिन हम अगर ये बात करें कि आइडियली कहां पे होनी चाहिए, तो आइडियली इनकी सुप्रीम पोजीशन होनी चाहिए. इनको भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमारे हित के लिए, हमारे खुद के फायदे के लिए, कंपनी के गुड के लिए ही काम कर रहा है. तो देखिए, पॉइंट हम एग्जाम लुकआउट से देखें तो एग्जाम में वैसे ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस आए, बट अगर आ जाते हैं तो पॉइंट वन शुड बी, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन.
राइट, कि उसकी हायरार्किकल पोजीशन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट, आइडियली इट मस्ट बी नियर अबाउट टॉप मैनेजमेंट, इट मस्ट बी सेम लाइक टॉप मैनेजमेंट, उसकी होनी चाहिए टॉप पे आइडियली. क्लियर है? लिखिए वहां पे फर्स्ट एक चीज, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. और सेकेंड पॉइंट, आइडियली internal auditor should be given priority over others. Second point, ideally, first point depends on organization to organization, कोई structured manner में नहीं होती fix. Second, ideally internal auditor should be given priority over others. एक internal auditor को बाकियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलती है, should be given priority over the others. इंटरनल ऑडिटर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर्स. प्रायोरिटी सब समझते हैं ना, उसको प्रायोरिटी में देना चाहिए, उसको पहले प्रेफरेंस ओवर द अदर्स, प्रायोरिटी. डन, राइट, लिख रहे हैं आप लोग एक और बार, आइडियली इंटरनल ऑडिटर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर्स. डन ना? देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है, दैट इज टर्म ऑफ रेफरेंस. टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ, समझ लीजिए कि जब वो ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक इंटरनल ऑडिटर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, तब उसका फाइनलिटी, उनको फाइनल डिस्कशन कर लेना चाहिए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो उनका अग्रीमेंट है उसके टर्म्स क्या रहने वाले हैं. तो ये जो नीचे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सब पे उनका डिस्कशन हो जाना चाहिए और म्यूचुअली उन्हें अग्री कर लेना चाहिए इन सब चीजों पे. फॉर एग्जांपल देखेंगे आप स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव, कि उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल ऑडिट करने से, और उन कंपनी की बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है. उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम करता है, ये सब ऑडिटर को पता होना चाहिए ना, उसके बाद वो ऑडिट कर सकता है. नेक्स्ट स्कोप ऑफ वर्क, उसका स्कोप क्या है. नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी टू द ऑडिट कमिटी, कि वो कितना अकाउंटेबल रहेगा. ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, अनफिटर्ड एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, पीपल एंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय अनफिटर्ड? अनइंटरप्टेड, बिल्कुल सही, टू द पॉइंट, स्पॉट ऑन. क्या है अनफिटर्ड का मतलब, क्या होता है, बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर. ये नहीं उसको आप कह दें कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये नहीं, आप यहां पे इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, नहीं, उसको जो एक्सेस देना चाहिए वो होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड, अनइंटरप्टेड. वहां पे लिख दीजिए अनफिटर्ड के पास में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन या फिर अनइंटरप्टेड. आज खुश तो बहुत होंगे तुम आप. चलिए, नहीं खुश नहीं, चैप्टर खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए आपको. सब लोग यहां पे देखिए 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 देखिए. अरे मैं क्यों कहता हूं ऐसी चीजें, मतलब जो कहते हैं ना 1% में भरोसा तो है ही नहीं किसी चीज का, हर एक चीज आपको उसी टाइम पे क्रॉस चेक करना होता है. थैंकफुली वही फर्स्ट बेंचेस ने कर्टसी रख ली थोड़ी, थैंक यू. चलिए सब लोग यहाँ पे, अब हम जो देख रहे हैं दैट इज इंटरनल ऑडिट स्टेटस विज़ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. मतलब ये है इंटरनल ऑडिटर, ये है स्टैट्यूटरी ऑडिटर. आखिर दोनों में पूरा डिफरेंस क्या होता है. आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये पूरा टॉपिक पहले लेने वाला था, फिर पूरा चैप्टर लेने वाला था, बट मैंने देखा कि वो भी कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, अब आपको क्लियर होगा. हाँ हाँ, मैं एक भी पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सारे पॉइंट्स आपको पहले से पता हैं. सब लोग ध्यान से यहां पे रहेंगे. स्टैट्यूटरी ऑडिटर और दूसरा कौन है, इंटरनल ऑडिटर. डन. ये यहां पे एक सेकंड आप लोग बस अभी समझ लीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए. सब लोग यहां पे रहना. फर्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, कोई बुक में नहीं देखेगा. अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट. स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स. और इंटरनल ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, व्हाट डू यू थिंक, बोर्ड. मैनेजमेंट अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर को, राइट. स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स, लेकिन इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट. अपॉइंटमेंट. सेकेंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन. कोई बुक में नहीं देगा, आप खुद सोचिए, आपको ये पता होना चाहिए.
क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, और इंटरनल ऑडिटर की कुछ भी नहीं, एमआईटी से क्वालिफाइड लोग भी कर लेते हैं, सोचिए ना आप, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। डन, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डन। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। सब लोग ध्यान से देखना, कोई बुक में नहीं लिखा, आप सोचिए आपको आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का? टू गिव योर व्यू ना, टू मेक श्योर दैट द अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे होता है ऑब्जेक्टिव अपना ओपिनियन देना कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा। वेरेज व्हेन इट कम्स टू इंटरनल ऑडिटर, उनका मेजर क्या रहता है, जस्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। ये स्टैट ऑडिटर का सेकेंडरी होता है, इनका तो मेन काम यही है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। डन। उसके बाद बात करें हम स्कोप की, बात करते हैं स्कोप। स्कोप, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप कंपनीज एक्ट डिटरमाइन करता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ही मैंडेटरी रखा हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, तो स्कोप डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप तो वो लोग म्यूचुअली अग्री करते हैं, मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर बैठते हैं, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं, दैट इज म्यूचुअली अग्रीड स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट। किसको जाती है रिपोर्ट? बिल्कुल, जिन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं को तो रिपोर्ट जाएगी। नेक्स्ट इज यहां पे भी मैनेजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिमूवल। सब लोग यहां पे रिमूवल। एक स्टैट ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सब कुछ करना होगा। और इंटरनल ऑडिटर को रिमूव करना है तो कौन? मैनेजमेंट कभी भी रिमूव कर सकता है। These are the major 6 differences. ये 6 differences आप सोचिए, ऑलरेडी पता है ना। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है? स्टैट को शेयर होल्डर्स, इंटरनल को मैनेजमेंट। डन। जो अपॉइंट करेगा उसी को तो रिपोर्ट मिलेगी, राइट? तो रिपोर्ट में भी सेम पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन। स्टैट के लिए सीए और उधर एनीवन विल डू। उसके बाद में देखेंगे हम लोग स्कोप। स्टैट ऑडिटर का कंपनीज एक्ट, लेकिन इंटरनल का म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ऑब्जेक्ट, स्टैट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और इंटरनल ऑडिटर का टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। और उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट हो गया। रिमूवल, रिमूवल स्टैट का कैसे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस, राइट, एंड उसका मैनेजमेंट। वेरी इजी एंड स्ट्रेट। ये आप लिख लीजिए पेज, उसके मतलब जहां पे इंटरनल ऑडिटर दिया है उसी के लेफ्ट हैंड साइड। खुद से लिखने की भी कोशिश करिए आप, सिर्फ बेसिस कॉपी करके ये चीज आप खुद भी लिख सकते हैं। बंद कर दे, बंद कर दे भाई। नहीं, पूरे सेम किया था ना, यहाँ तो ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है पीछे।
डन, डन और नॉट? ओके, डन। नो, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, डन राइट नाउ तो अब तो हो गया ना आपका, है ना? सब लोग यहाँ पे हमने देख लिया इनका, एक्चुअली हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया है, ठीक है? सब लोग आइए 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 मेरे साथ, ये डन। अब हम देख रहे हैं, ये हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, राइट? अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच आखिर रिलेशनशिप कैसी होती है। डिफरेंसेस तो देख लिया, अब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। ध्यान से सब लोग, यहां डिफरेंसेस से पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना? इंटरनल ऑडिट यहां पर है, इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहां पे होता है अलग अलग। अब उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब आपको बहुत आराम से समझेंगे रिलेशनशिप। 4 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कमेंट ऑन द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन प्लेस। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है ना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो साल के एंड में आता है, और साल भर तो इंटरनल ऑडिटर ने ऑडिट किए होते हैं ना फॉर ओन गुड। तो ये आने के बाद जो इंटरनल ऑडिट किया है ना, उस ऑडिट पे कमेंट करता है। कौन कमेंट करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट इज कमेंट ऑन द इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन प्लेस। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करता है पॉइंट 1 में इंटरनल ऑडिट पे, ठीक है? पॉइंट 2 में देखेंगे आप, वो कमेंट करता है इंटरनल ऑडिटर पे। ध्यान से, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्चुअल वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो पॉइंट 1 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया, उसने इंटरनल ऑडिट पे कमेंट किया कि ऑडिट कैसा हुआ था, डन। पॉइंट 2 में उसने इंटरनल ऑडिटर का काम इवैल्यूएट करके देखा कि कैसा काम है वगैरह। इंटरनल ऑडिट, सेकंड इंटरनल ऑडिटर। थर्ड पॉइंट में है रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखिए कैसा होता है, कभी कभी मैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, मैं साल के एंड में गया हूं, मेरे पास टाइम का हमेशा शॉर्ट होता है, तो मैं कभी कभी कुछ चीजों के लिए, कुछ आइटम्स के लिए इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाय कर लेता हूं कि इंटरनल ऑडिटर ने चेक किया है, चलो ठीक है यार, इसने चेक करा है, ये काम इंटरनल ऑडिटर का अच्छा है, तो मैं इन चीजों को चेक नहीं करता। एट टाइम्स आई कैन रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। थर्ड पॉइंट। लेकिन डू यू थिंक उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी कम होती है? That's what is the fourth point. No reduction in responsibility. If at all I am relying on internal auditors report ना, तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी ऑडिट की रहेगी ही रहेगी। कल को मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अरे अरे मैंने तो इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट के भरोसे दिया। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। These are 4 very easy points. रिलेशनशिप और डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए, ये हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप 4। फर्स्ट वो कमेंट करता है इंटरनल ऑडिट पे, सेकंड वो इवैल्यूएट करता है इंटरनल ऑडिटर को, थर्ड में वो देखता है कि वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता है क्या, एंड फोर्थ में अगर यूज करता है तो भी उसकी कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। दीज आर द 4 पॉइंट्स, वेरी इजी, राइट? चलिए इसके बाद में हम आते हैं, बहुत खत्म हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर। 3 चीजें हैं, 3 चीजों में कुछ भी नहीं है, बड़ी कैजुअल चीजें हैं। सब लोग ध्यान से यहाँ पे, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन इंटरनल कंट्रोल। के इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर इंटरनल ऑडिटर का कितना काम होता है? सब लोग यहां ध्यान से, वेरी इजी, वेरी इजी। एक बात बताइए, इंटरनल कंट्रोल्स को एक्चुअली लगाने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट। तो यही है, इंटरनल कंट्रोल को लेके हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहती है। इंटरनल ऑडिटर तो सिर्फ उसको इंप्रूव करके वो एफिशिएंटली काम करे, ये चीज करता है। बाकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? मैनेजमेंट की रहती है। तो वहां पे जहां पे ये टॉपिक लिखा हुआ है ना, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, वहां से ऐसे एरो निकालना है। एक चीज सबसे पहले देख लीजिए, लिखना है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, और सेकेंड एरो में लिखना है कि इंटरनल ऑडिटर, तो जस्ट ट्राई कि वो
एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं, एंड इंप्रूव इट्स इंप्रूवमेंट, एफिशिएंटली और इंप्रूवमेंट। ये लिखना है आपको रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन इंटरनल कंट्रोल के पास में, जहां भी ये दो पॉइंट्स हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, इंटरनल ऑडिटर तो सिर्फ वो एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो ये चीज देखता है, दैट्स इट, इंटरनल ऑडिटर। लिख लिया आपने? लिख लिया क्या आपने सब लोग यहां पे? फर्स्ट हो गया कि इंटरनल ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल्स को लेके क्या काम होता है, खत्म। क्या उसका काम होता है इंटरनल कंट्रोल्स को एक्चुअली लगाए? नहीं, मैनेजमेंट लगाता है, वो सिर्फ उसको इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है और वो एफिशिएंटली काम करे इसका ध्यान रखता है। सेकंड पॉइंट इज रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट में उसका काम क्या है। रिस्क मैनेजमेंट मींस एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो रिस्क प्रोन होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी और ऑर्गेनाइजेशन कोप अप ना कर पाए। यहां पे इंटरनल ऑडिट का क्या रोल होता है? यहां पे इंटरनल ऑडिट का रोल इतना सा होता है, दे आइडेंटिफाई ऑल द की रिस्क एरियाज। हमने किया था कि सारे की रिस्क एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वी मेक श्योर कि उनके लिए कंट्रोल्स होने चाहिए, इवैल्यूएट ऑल की रिस्क एरियाज एंड मेक सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए यही चीज करते हैं, सारे की रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उन्हें, एंड वी मेक सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, कि अच्छे से इंप्रूव होता रहना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से हम सारे रिस्क को मैनेज कर लें। डन? लक लास्ट चीज है आपके चैप्टर 3 का, रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस कि गवर्नेंस का मतलब होता है कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाए, बेस्ट तरीके से हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अरे तो इसमें ऑडिटर का क्या रोल हो गया? सब लोग ध्यान से प्लीज प्लीज, फर्स्ट टू आंसर्स प्लीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कहा जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स, उन 4 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट पिलर होता है इसका बीओडी, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका एक पिलर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से पॉलिसीज बनाएंगे तब जाके कॉर्पोरेट तरीके से, कॉर्पोरेट को हम अच्छे से गवर्नेंस कर पाएंगे कॉर्पोरेट का, बीओडी। सेकंड होता है मैनेजमेंट, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग उन पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएंगे तभी जाके अच्छी तरह से हम गवर्न कर पाएंगे। थर्ड होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, जो मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो चेक करता है कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, उसके डर से सब लोग अच्छे से काम करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर। और फोर्थ कौन होता होगा? अगर फोर्थ इंटरनल ऑडिटर नहीं होता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ये है ना? तो फोर्थ होता है कंपलसरी इंटरनल ऑडिटर। ये 4 पिलर्स हैं जिनके बेस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस टिका हुआ है, राइट? पेन डाउन कर लीजिए। यस प्लीज।
डन राइट। अब आप लोग सब लोग यहां पे, आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं एक चीज को लेके। सुनिए सुनिए सुनिए, बस आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ लेते हैं। बस आप लोग, बस जैसा आप लोग, अरे इतना रिक्वेस्ट मत करिए, इतना रिक्वेस्ट मत करिए, नहीं नहीं नहीं, आप आ जाइए पेज नंबर 1.14 पे, बस बस, और कुछ बस ना, ठीक है, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा, बस पेज नंबर 1.14। इतना रिक्वेस्ट मत करिए, मत करिए। 1.14 1.14 चैप्टर 1 14th पेज, चैप्टर नंबर 1 का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 1.14। अरे देखिए, सुनिए सुनिए, यहां पे तो ऐसा है, समझिए कि राम कथा चल रही है, आपको सिर्फ सुनना है और वाह वाह करते जाना है, ठीक है? तो बस वाह वाह कथा के बीच में करिएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। SA-260-260 कम्युनिकेशन विथ दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस। अरे आखिर दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस होते कौन हैं? देखिए, TCWG कहते हैं इन्हें प्यार से, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस। ये वो लोग हैं जो एकदम टॉप लोग हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि सारी कंप्लायंस वगैरह हो रही है। दे वांट टू मेक श्योर कि कंपनी के फाइनेंशियल सही तरीके से बन रहे हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि कंपनी सारे लॉज से कंप्लाई कर रही है। दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस वो लोग हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए। लिखिए पेज के लेफ्ट हैंड साइड TCWG एरो, TCWG बोले तो दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस करके एरो। पर्सन्स with whom, persons with whom responsibility for, persons with whom responsibility for overseeing the strategic direction of the entity. Persons with whom responsibility for overseeing the strategic direction of the entity rests, R-E-S-T-S, rests. TCWG, persons with whom responsibility for overseeing the strategic direction of the entity rests। मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग हैं जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे वांट टू मेक श्योर कि बिजनेस की सारी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन सही तरीके से जा रहा है या नहीं। ये SA इतना सा कहता है कि कुछ चीजें जो है ना मुझे सीधे ले जाकर TCWG को बता देनी है। दैट इज इट, और खास कुछ भी नहीं है। सुनिए, उसके लिए लास्ट लाइन SA-260 की लास्ट 3 लाइंस देखिए। ऑडिटर शुड कम्युनिकेट 1.15 पे, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट मैटर ऑफ गवर्नेंस मिला, अंडरलाइन करिए। ऑडिटर शुड कम्युनिकेट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट ऑन टाइमली बेसिस। ऑडिटर्स कम्युनिकेशन मे बी मेड ओरली और इन राइटिंग। इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट देयर ओरल कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स देयर ऑफ। मतलब कहने का मतलब है देखिए कि हमें TCW को बताते रहना चाहिए। हमें ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ओरल किया है तो मुझे उसे फटाफट से डॉक्यूमेंट कर लेना है। इवेंचुअली सब कुछ राइटिंग में होना ही चाहिए, राइट? ये हुआ इतना सा SA-265। अब देखिए, अब आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिए। टिंग टिंग। SA-265 कहता है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। देखिए कैसा होता है, एक इंटरनल कंट्रोल है, हमने जो भी देखा उस इंटरनल कंट्रोल के अंदर मान लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कोई भी डेफिशिएंसी मिली, तो ऑफ कोर्स वो अपने रिपोर्ट में तो लिखेगा, ही सही, उसका काम है वो। उसके साथ साथ उसे मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता देना है। उसे जाकर ये बता देना इन दोनों को कि देख लो आपके इंटरनल में ये कमी है, सो दैट वो उसको इंप्रूव भी कर पाए। दैट्स इट। उसके बाद में आइए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इसमें क्या क्या लिखा है आपको पहले से बताया। एक बात बताइए, क्या काम डिवाइड करना चाहिए? क्या डिवाइड किया है तो उसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए? क्या जनरली हर एक ने जितना काम अपने डिवाइडेड काम है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ। और लास्ट में लिखा है क्या मुझे जबरदस्ती मेजॉरिटी के साथ जाना होगा?
नहीं, तो ये सब तो आपको पहले से पता है, सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करिए, डिवाइड द ऑडिट वर्क अमंग देमसेल्व्स, डिवाइड द ऑडिट वर्क अमंग देमसेल्व्स। उसके बाद फिफ्थ लाइन में अंडरलाइन करिए, एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड, एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड। और नीचे से थर्ड लाइन में अंडरलाइन कर दीजिए, मेजॉरिटी ओपिनियन वुड नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द अदर जॉइंट ऑडिटर्स। राइट, सब कुछ आपको पहले से पता था ना, मैं कह रहा हूं आपको। उसके बाद में देखिए ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताइए, क्या मैं चले जाऊं जय माता दी बोल के ऑडिट शुरू कर दूं? नहीं कर सकते। आई नीड टू प्लान द ऑडिट प्रॉपर्ली, आई नीड टू प्लान इट, आई नीड टू डिवाइड द वर्क, आई नीड टू प्लान इट प्रॉपर्ली सो दैट मैं उसको विद इन गिवन टाइम फ्रेम में रैप अप कर सकूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे ऊपर से थर्ड लाइन, द ऑडिटर शुड कंसिडर, अंडरलाइन करिए, the auditor should consider various matters in developing the overall plan like terms of engagement, nature and timing of reports, applicable legal or statutory requirement, accounting policies adopted by the client, identification of significant audit areas, setting of materiality levels, etc. कहने का मतलब जब मैं प्लान बना रहा हूं तो मुझे ये सब चीजों को कंसिडर करना है। That's it. उसके बाद में आपके सामने आ रहा है गरम गरम, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। एक बार बताइए, हम हर एक ऑडिट करते हैं तो उस प्रोसेस में सेकंड पॉइंट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। या तो हमने पढ़ा था एप्लीकेबल लॉज, या फिर आज क्या पढ़ा? अंडरस्टैंडिंग दी बिजनेस। ये वही कह रहे हैं कि आप कोई भी ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो मेरे भाई रुको, पहले उस बिजनेस को समझ लो और उसके बाद में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मींस उनके की रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं, कहां कहां उनका मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले उस एंटिटी को अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, और उसके की रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस एसे। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। एक बार बताइए, मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियल मतलब एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। ये वही कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको याद तो करना नहीं है, सिर्फ समझते जाइए अच्छे से। ये कहना है चाह रहे हैं कि कैसा है, कोई भी आप ऑडिट करें ना तो उसके अंदर यू नीड टू मेक श्योर कि आप मटेरियलिटी के कंसेप्ट का यूज करें। मटेरियलिटी के कंसेप्ट का यूज कैसे करें? इस तरह से यूज करें कि जो चीजें मटेरियल है उनको आप सबसे पहले अच्छे से चेक कर लें, जो चीजें मटेरियल नहीं है उनको आप टेस्ट बेसिस पे चेक कर लें। तो मटेरियलिटी के कंसेप्ट को आप ऑडिट के टाइम पे यूज करें ताकि आप विद इन द गिवन टाइम फ्रेम अपना ऑडिट फिनिश कर सकें। That's what is given there. Next is the auditor's response to assessed risk. Response to assessed risk का मतलब क्या हुआ? मैं ऑडिटर हूं, मैंने जब ऑडिट करा, मैं जब ऑडिट कर रहा था मुझे बहुत सारी चीजें मिली, ये रिस्क है, यहां पे फ्रॉड हो सकता है, तो मेरा उनको लेके रिस्पॉन्स क्या है? वो चीजें यहां पर है कि कोई भी रिस्क वाले एरिया को मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, मेरा प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर पक्का है कि फ्रॉड है तो मुझे किसे इन्फॉर्म करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखेंगे SA402, यहां पे लिखा है ना मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। आप लोग सो रहे हैं क्या? अभी 2 मिनट पहले यही पढ़ा हमने मटेरियलिटी, राइट, आप जग रही हैं। उसको कट कर दीजिए, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। वो नाम गलत प्रिंट हो गया, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट कट कर दीजिए, सिर्फ हेडिंग को कट करना है, इसको स्किप कर दीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। आपने कौन सी वाली हेडिंग को कट कर दिया यार? राम प्रभु, SA320 है ना, वो एक्चुअली है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, उसको नहीं कट करना है। नीचे जो SA402 है ना, उसके आगे मटेरियलिटी इन प्लानिंग, उसको कट कर दीजिए। हाँ, क्या कर रहे हैं, इन्होंने किया है ना। उसके बाद में ये कौन सा ऐसे है? एक्चुअली ये ऐसे है, फर्स्ट लाइन में देखिए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये वो ऐसे है। एक बात बताइए, एक ऑडिटर को कैसा एविडेंस देना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट रिफर्स टू दी क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट रिफर्स टू दी क्वालिटी, राइट? आप लोग भूल रहे हैं, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। Next, SA450, evaluation of misstatements identified. What the hell is wrong with you? Take it easy. सुनिए, आपको कुछ करना पड़ रहा है इसमें, आपको बैठे बैठे एक काम करिए, इसके बाद के पेजेस देखिए, एक बार आप टर्न करिए, पेजेस को टर्न करिए। बहुत है ना, आप लोग खुद से पढ़ेंगे ये? एक बात बताइए, नहीं पढ़ेंगे? 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या कर लेंगे आप?
देखिए क्लास में थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा, दिमाग में याद रहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था, ये लिखना है थोड़ा सा भी। मैं कह रहा हूँ टेक इट इजी, मैं ज्यादा नहीं करा रहा, 2-3 और करवा रहा हूँ, सुन लीजिए। आप घर पे खुद से नहीं पढ़ेंगे, आई नो। मेरा पहले डे 1 पे मैंने क्या बोला था, ये आप होमवर्क करेंगे, राइट? बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज हो चुका है आप घर पे नहीं पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी। जो होमवर्क भी दिया था वो भी मैंने पूरा तो करवा ही दिया था यहाँ पे। द पॉइंट इज आप घर पे नहीं पढ़ते हैं एंड यू नो इट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट में याद तो याद नहीं रहा आपको, सफिशिएंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट क्या होता है। आप क्या बात कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे? देखिए सुनिए, पास होना है या नहीं होना है, ऑन एनी कॉस्ट पास होना है, या हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है। ऑन एनी कॉस्ट पास होना है ना, तो कोई भी चीज को ऑप्शन में मत लीजिए, करते रहिए करते रहिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक है? चलिए आ जाइए, हमने क्या देखा था, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। देखिए देखिए देखिए, जो भी आपने ऑडिट किया तब मिस स्टेटमेंट सामने आए। मिस स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीजें आइडियली तो इस तरह से होनी चाहिए लेकिन वो मिस स्टेटेड हैं, गलत तरीके से हैं, तो आपको उनको अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करना है। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर रेगुलर तरीके से है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो इट्स ओके, लेकिन अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट है तो उसको प्रॉपर्ली आपको आइडेंटिफाई करना है। एक फ्रॉड हुआ था कुछ साल पहले, वो पकड़ा गया बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। एक पर्सन था, वो बैंक के अंदर जॉब कर रहा था, उसने एक इस तरह का फंक्शन कर दिया इंसर्ट कि बैंक के अंदर किसी का भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद में मान लीजिए उस ट्रांजैक्शन में एट द एंड उसके अकाउंट के अंदर उसने ट्रांजैक्शन किया, मैंने मेरे अकाउंट से पे किए हैं, मान लीजिए रिचार्ज किया मैंने, रिचार्ज के बाद में मेरे अकाउंट से पे हुए 105 रुपए 35 पैसे, मान लीजिए इतने पे हुए। तो उस फ्रॉड के अंदर क्या हो रहा था, ये होने के बाद में मेरे पास आने चाहिए ना बचे हुए पैसे, 65 पैसे मेरे पास आना चाहिए। ये जो पॉइंट का जो पैसा बच रहा था ना, ये हर एक ट्रांजैक्शन में उसके क्लाइंट के अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में आ जाता था। जो एम्प्लॉय ने ये फ्रॉड, ये सिस्टम इन प्लेस किया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो जो पैसे वाला फिगर है वो पैसा कट के और इसके पास आ जाता, बचा हुआ पैसा, मतलब बचा हुआ पैसा हमेशा इसके पास। आपको क्या लग रहा है चिंदी सा फ्रॉड है, इतना सा तो फ्रॉड कर रहा है? ये फ्रॉड क्रोर्स में गया, कोई पकड़ ही नहीं पाया, मतलब किसी को पता ही नहीं चला था। हुआ क्या, किसी क्लाइंट ने कभी कंप्लेन नहीं की, आपके अकाउंट से 30-30 पैसे कम हो रहे हैं, आप कंप्लेन करने जाएंगे? अरे आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी क्लाइंट ने कभी कंप्लेन नहीं की, पता नहीं चला। उनका एक बार एक ऑडिटर बैठा था, तो इस एम्प्लॉय से गलती क्या हो गई, इस एम्प्लॉय का जो अकाउंट था वो था एक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट था। उसने क्या कर रखा था, जो भी ट्रांजैक्शन होता था कट कट के सेविंग अकाउंट में उसके आए जा रहे थे। ऐसे ही बैठे थे, ऑडिटर ने देखा एक सेविंग अकाउंट उसको दिखा जिसके अंदर क्रोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, आप सोचेंगे करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं रोज 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 रोज, सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होते। आपके सेविंग अकाउंट में क्या होता है, महीने में एक बार पापा डलाते हैं, आप 4 बार इंस्टॉलमेंट में उड़ाते हैं, तो कुल मिला के 5 ट्रांजैक्शन हो गए। तो इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं ना, सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं होते। सेविंग अकाउंट में महीने भर में क्रोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, दैट वाज अ मिस स्टेटमेंट। कि हमेशा तो ऐसा होता है यार, ये एकदम इरेगुलरिटी यार, मिस स्टेटमेंट। तो उसने उस मिस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया ऑडिटर ने, तब जाके ये फ्रॉड पता चला। तो द पॉइंट इज ऑडिटर शुड ऑलवेज इवैल्यूएट ऑल द मिस स्टेटमेंट। जो भी मेन स्ट्रीम से हटके चीज हो रही है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इवैल्यूएट करे, क्या पता कब कहां कोई फ्रॉड मिल सकता है। जस्ट एन एग्जांपल, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए ऑडिट एविडेंस। यहां पे कुछ नहीं पढ़ना है, ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सेकंड लाइन में अंडरलाइन कर दीजिए, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद में आपको दिख रहा है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं, जैसे कि लिटिगेशन पेंडिंग है, जैसे कि क्लेम्स हैं कंपनी के अगेंस्ट, इन सबका आपको एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना होता है। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करिए, इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन पे आपको स्पेसिफिकली अलग से रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है, सब लोग यहां, आप ऑडिटर हैं, आपके सामने बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दिख रहा है लोन, HDFC लोन 50 करोड़। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है आपने उसी टाइम HDFC को कॉल किया, पूछा कि यार एक बात बताइए इस कंपनी का लोन कितना है, उन्होंने बोल दिया 50 करोड़। ये हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या आप एक्सटर्नल पार्टी से एक्चुअली कंफर्मेशन ले लें, इन्होंने लिखा है डेटर्स 1 करोड़ रुपीस, डेटर का नाम है, आपने उस डेटर को जाके
अप्रोच किया, पूछा कितना है, उसने बता दिया दिस इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या आप राइटिंग में लेते हैं जनरली, बैंक को कह रहे थे कि आप लिख के दीजिए कितना लोन अमाउंट है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इससे एश्योरिटी होती है, अगर सत्यम में अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर लिया रहता ना तो फ्रॉड बहुत पहले पकड़ा जाता। उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई थी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो समझिए अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो जाता तो वहीं पे फ्रॉड पकड़ा जाता। हम जो ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हवा में नहीं होती, ये स्टैंडर्ड्स अगर सारे फॉलो करेगा ऑडिटर ना तो ऑडिट बहुत अच्छे से होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। चलिए, इसके बाद में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये इतना सा कहना चाहते हैं कि जब भी एक ऑडिटर कोई ऑडिट पहली बार कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑडिट में 2 साल से कर रहा हूं तो ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में पहली बार कर रहा हूं तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस भी चेक करने हैं। सही या गलत? आप देखिए, इस कंपनी का पिछले साल भी मैंने ही ऑडिट किया था, तो मैंने पिछले साल जिन बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंस किया है वही तो इस साल की ओपनिंग बैलेंस है, तो वो मैंने ही तो क्लोज किए थे, तो मुझे वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था और इस साल मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेक करना है, क्योंकि वो किसी और ऑडिटर ने चेक किए थे। आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही है, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेक करना है अगर ये मेरा पहला ऑडिट है, तो इस कंपनी का ऑडिट मैं पहली बार कर रहा हूं तो। उसके बाद में एनालिटिकल प्रोसीजर लास्ट है, विल रैप इट अप। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ प्रोसीजर, जैसे कि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आप रेशियो ट्रेंड एनालिसिस यूज कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स भी एक ऑडिटर को आनी चाहिए टू नो अ फ्यू थिंग्स, टू नो कि ये इस कंपनी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। कैसे पता करेंगे? एनालिटिकल टेक्निक से। समझ लीजिए एक कंपनी है, हमें दिख रहा है कि हमेशा ईयर एंड के आसपास ही ये लोन लेती है, हमेशा ईयर एंड के आसपास ही ये असेट्स खरीदती है, तो कहीं ना कहीं शक होता है कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बैलेंस शीट वो चीजें ट्रांजैक्शन सेंटर कर रही है। कोई भी ऑडिटर हमेशा बहुत ध्यान से चेक करता है ईयर एंड के ट्रांजैक्शन, क्योंकि उन्हें पता है 31 मार्च पे बुक्स क्लोज करनी है, उसके बाद ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए, तो 31 मार्च के पहले वो सारी चीजें एकदम सही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑडिटर भी जो मार्च के ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छे से चेक करता है कि सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए तो उन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं किए। उसके लिए एक ऑडिटर को एनालिटिक टेक्निक्स भी